हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल S3 कोचिंग क्लासेस पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम जिनसे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो से भारतीय शासन अधिनियम के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्रोनोलॉजिकली हम डिस्कस करेंगे। यह संविधान से रिलेटेड पहला वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल S3 कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। हम इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। बस आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें और जुड़े रहें हमारे चैनल S3 कोचिंग क्लासेस के साथ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बारे में बात करें तो यह शासन को अच्छा करने वाला अधिनियम था, यानी इस अधिनियम से शासन और भी अच्छा होने वाला अधिनियम है, ऐसा कहा जाता है। उस दौरान 1857 की क्रांति के बाद वायसराय का पद सृजित किया गया था और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया था। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। तो डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या किया था, समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद भारत राज्य सचिव के पद के साथ साथ 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया और वह शासन जो पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान लागू हुआ था उसे समाप्त कर दिया गया था इस भारत शासन अधिनियम 1858 में। अब बात अधिनियम की जो है भारत शासन अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार के मंत्रिपरिषद की नींव रखी गई। साथ ही साथ कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया, जिसके तहत 3 लोगों बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को परिषद में मनोनीत किया गया था। और साथ ही विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई और जिसके फलस्वरूप मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी की शक्तियां पुनः उन्हें प्रदान कर दी गई, या ये कहें उनकी शक्तियों को बहाल कर दिया गया था। साथ ही साथ बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ और इसी अधिनियम में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। इस प्रणाली को विभागीय प्रणाली भी कहते हैं, जिसके कारण भारत में कैबिनेट शासन की शुरुआत हुई थी। इसके तहत वायसराय के परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग जैसे गृह, सैन्य, राजस्व, विधि व वित्त सौंपे गए और उन्हें अपने विभाग के अंतिम आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। अगर अब तक की दी गई जानकारी आपको बेनिफिशियल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल S3 कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंचते रहे। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला जो अधिनियम है वो है भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड के भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में उस समय वायसराय थे। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई और बजट पर प्रश्न और संकल्प रखने की भी इसमें प्रावधान किया गया था। भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने की प्रावधान हुआ, जिसके फलस्वरूप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य बन गए थे। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, जिसका विरोध भी हुआ था। साथ ही प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया था। आगे बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। इस अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई थी, अर्थात डायरकी की शुरुआत हुई थी। एक राज्य परिषद और दूसरा क्या था, केंद्रीय
विधानसभा। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था शुरू हुई, वहीं प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हो गई थी, जिसमें प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में पुलिस, राजस्व, वित्त, न्याय, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, औद्योगिक विवाद और बंदरगाह आदि आरक्षित विषय में आते थे। और हस्तांतरित विषय में कौन थे? स्वास्थ्य, शिक्षा, धार्मिक, प्रबंधक, कृषि विभाग, मापतोल और सार्वजनिक निर्माण विभाग किसमें आते थे? हस्तांतरित विषय में आते थे। वायसराय की कार्यकारिणी में 3 भारतीयों का होना आवश्यक किया गया था। इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था, जिसके कारण राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने का प्रावधान या स्वयं को बनाने का उन्हें अधिकार मिल गया था। साथ ही एक वैधानिक आयोग गठित किया गया, जिसे 10 वर्ष में जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। इस आयोग को ही हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो बात कर लेते हैं अगला किसके बारे में? साइमन कमीशन के बारे में। साइमन आयोग पर बात करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लें, ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे और हम इससे और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते रहें और आपके पास और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं साइमन कमीशन या साइमन आयोग की। जैसा हमने अभी पढ़ा कि साइमन आयोग का गठन 1919 के अधिनियम में हुआ, इसीलिए इसका उद्गम 1919 के अधिनियम को माना जाता है। इस आयोग को नए संविधान के तहत भारत की दशा की जांच करनी थी, जिसके तहत 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री वाल्डवेन ने समय से 2 साल पहले ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आयोग को नियुक्त कर दिया था, क्योंकि इस आयोग में 7 सदस्य थे और सभी कैसे थे? अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, इसीलिए इसका क्या हुआ था? विरोध किया गया था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सौंप दी थी। तो इस आयोग ने द्वैध शासन को समाप्त करने, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की थी। इस तरह के प्रश्नों को इस आयोग के तहत पूछा जाता है, इतना इसके लिए काफी है। अगली हम बात कर लेते हैं, अगला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। बात करें इस अधिनियम की तो यह सबसे लंबा और विस्तृत दस्तावेज था या अधिनियम था। उस समय इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूची थी। इसमें राज्य तथा रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के आधार पर किया गया था, जिसमें पहली थी संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, दूसरी थी राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और तीसरी थी समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। समवर्ती सूची वो है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही उसे देखते हैं। बात करें आगे, प्रांतों को स्वायत्तता मिली, जिसके तहत 1937 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। 1858 की परिषद को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। 1858 में जो परिषद स्थापित की थी उसे इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया था और 1937 में वर्मा, जो आज का क्या है म्यांमार, भारत से अलग कर दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और उस समय सिर्फ 14% जनसंख्या को ही अपने मत को देने का अधिकार मिला था। आगे बात करें तो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और साथ ही प्रांतीय सेवा आयोग बना, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की तरह कार्य करेगा, ऐसा सुनिश्चित किया गया। और 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध बनाए गए और भारत में महालेखा परीक्षक, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत हुई थी। आखिरी अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1947। इसके तहत 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना को प्रस्तुत किया।
जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था, आजाद हो गया था। वायसराय और भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था और नया पद गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। इसके तहत लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है भारत शासन अधिनियम। वो सारे पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।